Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazib. Dear students, in this video we are going to start chapter number 4 of the class 9th biology, which is cell and tissues. Before going into detail of the cell, we need to know about the cell, that what is cell and the background and the discovery of the cell. So for that purpose, scientists formulate the cell theory, and that cell theory is the basic of the biological sciences, in which scientists had a hard time to formulate this theory. So cell theory, the cell was observed as a small boxes surrounded by wall by Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि वो कार्क जो होता है, कार्क जो ट्री का बार्क होता है, जो चिल्का होता है, उस चिल्के को वो माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी कर रहे थे. जब उसने, और एंड दैट वाज द प्लांट वाज क्विरकस, द प्लांट वाज क्विरकस. सो उसमें ये क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे थ्रू माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप था उस वक्त तो चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और माइक्रोस्कोप जो है उसमें सिर्फ छोटे से जो है वो लेंस यूज़ होते थे. सो दैट माइक्रोस्कोप वाज जस्ट लुक लाइक दिस वन. ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, इस तरह का एक माइक्रोस्कोप था, और उसके थ्रू वो स्टडी कर रहे थे उस छिलके को, वो जो टुकड़ा है बार्क, उसको स्टडी कर रहे थे. तो उस दौरान उसको ऐसे बॉक्सेस नज़र आए. ठीक है, एक कंपार्टमेंट्स नज़र आए, कंपार्टमेंट्स, और वो कंपार्टमेंट्स अंदर से खाली थे. ठीक है, मतलब ये था कि वो कंपार्टमेंट्स जो है दे वर सराउंडेड बाय वॉल. ठीक है, इसके गिर्द क्या थे, वॉल्स मौजूद थे, लेकिन वो अंदर से खाली नज़र आ रहे थे. बिकॉज उस वक्त ना तो इतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन थी, और ना जो इतनी पावर थी उस वक्त जो माइक्रोस्कोप की थी, लिहाजा उसको इंटरनल जो है वो खाली ही नज़र आए. जिसकी वजह से, उसी खालीपन की वजह से उसको क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया, विच मीन दैट एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, जो कि खाली कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं सेल. ठीक है, सेल का जो बेसिक मतलब है. देन ये रॉबर्ट ब्राउन को या रॉबर्ट हुक को इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो सेल को डिस्कवर करे, या सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर करे. बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए. उसका कोई भी हिस्सा ले ले आप, प्लांट में फॉर एग्जांपल ले ले, रूट ले लेते हैं, या लीफ ले लेते हैं, स्टेम का कोई पार्ट ले लेते हैं, या इंटरनल किसी टिश्यू का कोई टिश्यू ले लेते हैं, तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेल से बने हैं. ठीक है, सो या आप एनिमल ले ले, एनिमल का कोई टिश्यू ले ले, बोन्स ले ले, फॉर एग्जांपल हार्ट का कोई टुकड़ा ले ले, या किडनी ले ले, या कोई दूसरा जो पार्ट है वो ले ले. उसको जब हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं तो जो एग्रीगेशन, जिन चीज़ों के एग्रीगेशन से वो बना है, दैट इज़ बेसिकली वर्ड था सेल. अब ये सेल एक ऐसी एंटिटी है कि सेल के जितने जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ये सेल परफॉर्म करता है. इवन कि अगर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म भी किस चीज़ से बना है, वो भी सेल से बना है. ठीक है, सो ये सेल इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए अलग अलग ब्रांचेस जो है वो क्या है, वो बनाए गए हैं कि ये ब्रांच, इसमें ये हम सेल के बारे में ये पढ़ते हैं, दूसरे ब्रांच में सेल के बारे में ये पढ़ते हैं. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा जो है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट एंटिटी है. इसकी वजह से साइंटिस्ट इस बात के पीछे लगे हैं कि सेल को हम मज़ीद जो है उसकी मज़ीद स्टडी करें कि सेल के अंदर आखिर है क्या चीज़ है. सो ये सारी स्टडी जो है उस वक्त शुरू हुई जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, छोटे छोटे बॉक्सेस, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब जो होता है, जो शहद की मक्खियाँ होती है ना, वो जो छत्ता बनाते हैं जिसमें शहद जो है वो मौजूद होता है, उसी की तरह ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो इसको ढेर सारे नज़र आए. तो उसने फिर उनको क्या नाम दिया, उसको सेल का नाम दिया कि छोटे छोटे क्या थे, खाली कंपार्टमेंट्स थे, एंड दे वर सराउंडेड बाई वॉल्स. लेकिन एक बात याद रखें कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ में डिस्कवर किया, वो डेड सेल्स थे. कौन से सेल्स थे, डेड सेल्स थे. बाद में जो है फिर वो लिविंग सेल जो है, लेवन हुक ने क्या किया था, उसने डिस्कवर किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये डिस्कवर किया था. लेकिन जो रॉबर्ट हुक है उसने कहाँ पर डिस्कवर किया था, ये डेड सेल जो होता है, ये डेड कंपोनेंट या डेड पार्ट में उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था.
नाउ जब ये सेल तो डिस्कवर हुआ, उसके बाद फर्दर इस पर स्टडी होती रही, स्टडी होती रही कि भाई ये आखिर इस चीज़ के इसके अंदर है क्या चीज़ है, ठीक है। सो फिर एक रॉबर्ट, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट व्हिच इज नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर किया, चूँकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट भी है, डोमिनेंट भी है, लिहाजा वो जो है उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो इस तरह से सेल के अंदर की जो कंपोनेंट्स है या उसके जो ऑर्गेनेल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से एक्सप्लोर होना शुरू हो गए। सबसे मुश्किल काम जो है सेल की डिस्कवरी में या सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मुश्किल जो सबसे आती है, दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ द सेल। के सेल जो है वो उसके अंदर कोई भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर नहीं, उसके लिए डाइज जो है वो यूज़ होती है, कलर जो है वो यूज़ होते हैं कि उसके थ्रू हम उस पार्ट को क्या कर लेते हैं, कलर कर देते हैं, जिसके बाद हमें वो नज़र आते हैं। सो ये सबसे मुश्किल काम था उस वक्त कि किसी चीज़ को सेल के अंदर से डिस्कवर करना, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसपेरेंट नेचर, ठीक है। देन ये जो न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ, अब सेल्स भी डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। तो फिर दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडन एंड स्वान, ठीक है। श्लाइडन एंड स्वान ने क्या किया था, एक तो जो है श्लाइडन वाज ज़ूलॉजिस्ट एंड स्वान वाज बॉटनिस्ट। ये दोनों की, एक जो है प्लांट को स्टडी कर रहा था, दूसरे किसकी स्टडी कर रहे थे, ये एनिमल्स को। फिर इन दोनों ने भी ये कंक्लूड किया कि एनिमल्स हो या प्लांट्स है, दोनों जो है वो किस चीज़ से बने हैं, वो भी सेल से बने हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो स्टडी जो है वो क्या हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है, और एक्सप्लोरेशन के बाद मुख्तलिफ जो है पोस्टुलेट्स, मुख्तलिफ जो पॉइंट्स है वो सेल के बारे में वो आहिस्ता आहिस्ता से सामने आ रहे हैं। तो श्लाइडन और स्वान ने ये कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल, दोनों क्या है, दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने क्या कहा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सेल से बने हुए हैं, ठीक है, और जो भी कंपोनेंट हम ले लेते हैं उसको, अगर लिविंग का ले लेते हैं, अगर नॉन लिविंग जो का ले लेते हैं, तो वो क्या है, जो डेड है, जो मर गया है, जो ख़त्म हो गया होता है, जिसमें जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल उसका नेचर तो सेल का है, वो क्या है, वो सेल है। लिहाजा जब दोनों साइंटिस्ट ने, ये जितने भी साइंटिस्ट है, इन 4-5 साइंटिस्ट ने ये किया कि जब वो सेल को उन्होंने डिटेल से स्टडी किया तो फाइनली दे कंक्लूडेड अ थ्योरी। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी जो है वो उसको फार्मूलेट किया कि जो सेल है, सेल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और किस चीज़ को जो है हम सेल कहेंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि ये साइंटिस्ट मिलकर इन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है उनको उठा के एक थ्योरी के फॉर्म में उसको क्या फार्मूलेट किया, एंड देन द सेल थ्योरी वाज फार्मूलेटेड। सो द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, के सेल थ्योरी किस चीज़ से, किन किन पॉइंट्स पर वो कंपोज्ड है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए होंगे। दूसरी बात ये है कि सेल के अंदर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है या जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो सेल के अंदर ही होती है, सेल के बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। या सेल एग्रीगेट हुए है, उसने कोई ऑर्गन बनाया है तो वो ऑर्गन परफॉर्म करता है, या वो जो एक्टिविटी है वो सेल परफॉर्म करेगा, लेकिन उसमें सेल ज़रूर जो है वो शामिल हो जाता है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द सेल, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट। देन सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से मौजूद सेल्स है उनसे नए सेल्स बन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी एक सेल जो है वो पैदा हो जाए, ठीक है। जो अनीव, इसको कहते हैं अनीव, ठीक है, क्योंकि कोई भी जगह कोई भी सेल जो है वो खुद से पैदा नहीं होता, लेकिन वो कहाँ से पैदा होगा, जब भी पैदा होता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो पैदा होता है। इसकी वजह से जो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई है कि सेल जो है वो अराइज होते हैं, तो कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से जो पेरेंटल सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन होती है, तो डिवीजन के बाद जो है सेल्स अराइज होते हैं। द थर्ड वन इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात है कि सेल जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है और इसके साथ साथ फंक्शनल कंपोनेंट भी है।
फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है, तो ये हाथ किस चीज़ से बना हुआ है? ये सेल से बना हुआ है, ठीक है। हमारी जो है आंखें है सेल से बनी हुई है, हमारा हार्ट सेल से बना हुआ है, किडनीज हार्ट से बनी, किडनीज सेल से बनी हुई है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। एंड और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे कौन करता है? वो सारे के सारे जो है वो भी सेल परफॉर्म करता है। लिहाजा जितने भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की होती है वो सारे के सारे सेल परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है? वो भी सेल से बनी है। सो उसकी वजह से ये जो पोस्टुलेट है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो पोस्टुलेट है ये भी इसमें ऐड हो गया है। सो टोटल जो है तकरीबन 4 ही ले लेते हैं, लेकिन लिखते कितने हैं? मोस्टली जो है उसको दूसरे चौथे को काउंट नहीं करते। कि चौथा ये है कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जितने भी एक्टिविटीज़ है सेल के ऑर्गेनिज्म के, वो सारे के सारे जो है वो सेल परफॉर्म करता है। सो दीज आर द 3 postulates of the सेल थ्योरी, ठीक है। नाउ अब बात यह है कि जो सेल है, दैट सेल इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट विद आवर आइज और नेकेड आइज। हम अपने आंख से उसको नहीं देख सकते, ठीक है। मसला ये था। सो फिर साइंटिस्ट क्या करें, उन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाना शुरू कर दिया। माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट करने शुरू कर दिए कि भाई ऐसे माइक्रोस्कोप हो कि ताकि पहले जो ज़केरस था, ज़केरस जॉनसन, वो तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप उसने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसने उसको बनाया कि इसके इन्वेंट किया उसने कि इसके थ्रू जो है हम सेल को क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटे से छोटे कंपोनेंट को अगर हम कोशिश करें तो उसको देख सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है क्या हुआ है कि जो सेल्स है, तो सेल का स्ट्रक्चर तो है वो तो क्लियर हो गया कि जो सेल की मौजूदगी जो है वो तो क्लियर हो गई, लेकिन सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसको स्टडी करना जो है अब बहुत मुश्किल काम था। लिहाजा साइंटिस्ट इस कोशिश में थे कि भाई अब कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसके थ्रू हम न सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करें, लेकिन उसके बजाय जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स है उनको स्टडी करना जो है वो शुरू कर दें, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये चूँकि सेल तो हमें नज़र नहीं आता था विद नेकेड आई, लिहाजा साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को यूज़ करना शुरू कर दिया कि लेंस जो मैग्नीफिकेशन कर लेते हैं, जो एक छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने क्या करना शुरू किया, यूज़ करना शुरू कर दिया। सो द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। जो माइक्रोस्कोप का यूज है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। कि हम छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, बड़ा करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जब यूज़ कर लेते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इट इज़ अ डिवाइस ट्रांसमिटिंग लाइट फ्रॉम लेंस टू सी ऑब्जेक्ट को। जो लेंस होते हैं उससे लाइट को पास कर देते हैं, वो लाइट जो है कहाँ पर पड़ती है? उसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसका इमेज बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। नाउ माइक्रोस्कोप जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं और वो क्या है? कंपाउंड भी हो सकते हैं। मतलब उसमें जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक लेंस होता है, लेकिन जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें ढेर सारे लेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल और कंपाउंड की बात हो गई। जो बुक में दिए गए हैं उसके मुताबिक जो माइक्रोस्कोपी है, दिस माइक्रोस्कोपी इज लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये लाइट माइक्रोस्कोपी जो है उसके थ्रू जो है वो माइक्रोस्कोप हम ले लेते हैं जिससे हम लाइट पास करते हैं। विजिबल लाइट जो होती है उसको हम पास कर सकते हैं। ये जो मोस्टली लैब्स में पड़ा हुआ होता है दैट इज लाइट माइक्रोस्कोपी एंड द यूज ऑफ दैट लाइट माइक्रोस्कोप इज नोन एज लाइट माइक्रोस्कोपी। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि उसमें ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी है इसकी जो मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन पावर जो है दैट इज राउंड अबाउट फ्रॉम 300 to 1500, ठीक है। 300 से लेकर 1500 तक क्या हो सकती है? इसकी मैग्नीफिकेशन पावर हो सकती है। अभी मैग्नीफिकेशन पावर को स्टडी करते हैं, और इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है, दिस इज 0.2 माइक्रोन मीटर, ठीक है। ये इसके रेजोल्यूशन पावर है। अब मैग्नीफिकेशन पावर क्या है? मैग्नीफिकेशन पावर ये है कि जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट को इनलार्ज किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है? इनलार्ज किया जाता है। तो फिर उसको क्या कहते हैं? ये मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। सो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो एक ऑब्जेक्ट को 300 से लेकर 1500 तक क्या कर सकता है? वो
उसको मैग्नीफाई कर सकता है। जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था दैट वाज बाय ज़ेकेरस जॉनसन, और वो 3 से लेकर 9 टाइम तक क्या कर सकता था, एक ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर सकता था। ठीक है, सो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट वाज 3 to 9 टाइम मैग्निफिकेशन पावर। लेकिन जो नॉर्मल अब मौजूद है उसकी पावर कितनी है, 300 से लेकर 1500 तक होती है। और जो रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्यूशन पावर ये है कि वी विल प्लेस 2 ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, उसका मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी दैट दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज वन एंड दिस वन इज अनदर। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल क्लोज होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। लेकिन जो द मिनिमम डिस्टेंस, जो इन दोनों के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, अलग है, दोनों एक नहीं है बल्कि क्या है, अलग है। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है हल करना। सो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन से दैट दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक नहीं है बल्कि क्या है, सेपरेट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। सो रिजोल्यूशन पावर इसका क्या है, 0.2 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है कि इसमें मैग्नेट्स जो होते हैं उसको एज ए लेंस यूज़ कर देते हैं, और इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है दैट इज़ 1 मिलियन, 10 लाख तक वो क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 लाख टाइम मतलब 1 मिलियन टाइम उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। और इसके जो ये तो इसके रिजोल्यूशन पावर है, मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, 1 मिलियन टाइम, कितने हैं, 1 मिलियन टाइम। और इसका जो रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्यूशन पावर दैट इज 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर इज द 1000 टाइम ऑफ द 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर। ठीक है, सो 1000 टाइम ऑफ द 1 माइक्रोन मीटर इज नोन एज 1 नैनोमीटर। और 1 माइक्रोन मीटर क्या है, दैट इज द 1000 टाइम ऑफ द मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन, एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। अब देखें कि 1 माइक्रोन मीटर का 1000वां हिस्सा जो है ये क्या कर सकता है, ये 1 माइक्रोन मीटर का, यहाँ पर देखें 1 माइक्रोन मीटर जो है दैट इज 1000 टाइम ऑफ द 1 नैनोमीटर जो है वो 1000 टाइम ऑफ द माइक्रोन मीटर है। सो इस तरह से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को वो क्या किया, फार्मूलेट किया, और इसके लिए जो है माइक्रोस्कोप वगैरह को यूज़ किया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सेल थ्योरी, फार्मूलेशन ऑफ द सेल थ्योरी एंड माइक्रोस्कोप, द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और इसके टाइप्स, लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग the cell, the structures of the cell and the parts of the cell which are organelles. Thank you.